Hello my dear student, today we are going to discuss about a very important topic of human respiratory system, that is respiratory volume or also called lung volume. तो रेस्पिरेटरी वॉल्यूम है क्या? तो रेस्पिरेटरी वॉल्यूम यानी कि लंग का वॉल्यूम, यानी कि कितना वॉल्यूम ऑफ एयर हम लोग लंग्स में डाल सकते हैं या फिर लंग्स से निकाल सकते हैं, उन्हीं वॉल्यूम्स को रेस्पिरेटरी वॉल्यूम कहते हैं। जैसा कि लिखा हुआ है, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम अमाउंट ऑफ एयर दैट मूव इन और आउट ऑफ द लंग्स, मतलब वो हवा की मात्रा जो हम लोग अपने लंग्स के अंदर या बाहर ले जा सकते हैं ड्यूरिंग ब्रीदिंग, सांस लेने के दौरान जो हवा की मात्रा हम लोग लंग्स के अंदर या लंग्स के बाहर निकाल सकते हैं, उसी अमाउंट ऑफ एयर को रेस्पिरेटरी वॉल्यूम कहते हैं या फिर लंग्स वॉल्यूम कहते हैं। ये डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम क्या है? तो ये भी एक तरह का रेस्पिरेटरी वॉल्यूम है। ये कब हम लोग इनहेल और एक्सहेल करेंगे? तो नॉर्मल कंडीशन, नॉर्मली जब हम लोग सांस लेते या छोड़ते रहते हैं तो उस वॉल्यूम ऑफ एयर को टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। टाइडल वॉल्यूम में वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड, यानी कि वो वॉल्यूम ऑफ एयर जो हम लोग सांस लेने के दौरान इंस्पायर करते हैं यानी कि अंदर लेते हैं, या फिर एक्सपायर्ड करते हैं, बाहर निकालते हैं ड्यूरिंग नॉर्मल रेस्पिरेशन। नॉर्मल रेस्पिरेशन टाइडल वॉल्यूम किसके लिए है? नॉर्मल रेस्पिरेशन के लिए। जो हम लोग नॉर्मली सांस लेते और छोड़ते रहते हैं वही होता है टाइडल वॉल्यूम, और इसका वैल्यू अप्रॉक्स 500 ml का होता है, जो कि लगभग हाफ लीटर के अप्रॉक्स होता है। टाइडल वॉल्यूम अगर 1 मिनट की बात करें, यानी कि अगर बात किया जाए कि हम लोग 1 मिनट में नॉर्मली कितना सांस लेते हैं, तो ये वैल्यू निकालने के लिए हम लोग को सबसे पहले जानना होगा कि हम लोग 1 मिनट में कितने बार सांस लेते हैं। तो हम लोग लगभग 1 मिनट में 12 to 16 टाइम्स सांस लेते और छोड़ते हैं। तो हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे टाइडल वॉल्यूम में 500 into 12 इक्वल टू 6000 ml और 6 लीटर। और अगर 500 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 8000 ml और 8 लीटर। यानी कि अगर टाइडल वॉल्यूम इन 1 मिनट, यानी कि 1 मिनट में हम लोग अगर कहा जाए कि 1 मिनट में हम लोग कितने अमाउंट ऑफ एयर इनहेल और एक्सहेल आउट करते हैं, तो वो होगा 6 to 8 लीटर और 6000 to 8000 ml। 6 लीटर to 8 लीटर, ये हो गया टाइडल वॉल्यूम इन 1 मिनट। तो नेक्स्ट वॉल्यूम है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ऐसे शॉर्टकट में IRV भी कहते हैं। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इट इज द एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर a person can inspire by forcible inspiration after the end of normal inspiration और tidal volume। यानी कि ये उस वॉल्यूम वो एडिशनल वॉल्यूम है जो हम लोग नॉर्मली सांस लेने के बाद एक्स्ट्रा जो फोर्सिबली इंस्पायर कर सकते हैं। यानी कि जो हम लोग नॉर्मल सांस लिए और उसके बाद नॉर्मल सांस लेने पर मान लिया जाए टाइडल वॉल्यूम लिया, उसके बाद एक्स्ट्रा कितना वॉल्यूम ऑफ एयर हम लोग इंस्पायर कर सकते हैं, उसी को इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बोलते हैं।
ये है एडिशनल वॉल्यूम, मतलब इंस्पायरेशन, नॉर्मल इंस्पायरेशन के बाद फोर्सिबली कितना इंस्पायर कर सकते हैं, क्योंकि नॉर्मल इंस्पायरेशन करने के बाद एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ेगा। बिना एक्स्ट्रा फोर्स लगाए बिना हम लोग एक्स्ट्रा इंस्पायर नहीं कर सकते, एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर नहीं कर सकते, और अगर नहीं कर सकते तो उसके लिए फोर्स लगाना पड़ेगा, और वही हो जाएगा फोर्सिबल इंस्पायरेशन। तो फोर्सिबल इंस्पायरेशन के दौरान हम लोग जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एयर इंस्पायर कर सकते हैं उसी को बोलते हैं एवरेज इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और इसका एवरेज वैल्यू होता है 2500 ml टू 3000 ml, यानी कि 2.5 लीटर से लेकर 3 लीटर के आसपास इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता है। यानी कि हम लोग टाइडल वॉल्यूम लेने के बाद, यानी 500 ml एयर इनहेल करने के बाद हम लोग एक्स्ट्रा फोर्स लगाकर 2500 टू 3000 ml एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑफ एयर इनहेल या इंस्पायर कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वॉल्यूम है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की बात करें तो ये वो एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर है जो हम लोग नॉर्मल इंस्पायरेशन के बाद ले सकते हैं। नॉर्मल इंस्पायरेशन यानी कि टाइडल वॉल्यूम के लेने के बाद और एक्स्ट्रा फोर्सिबली इंस्पायर कितना किया जा सकता है, क्योंकि नॉर्मल इंस्पायरेशन करने के बाद हमें एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ेगा, तब जाके अंदर हवा जाएगा। तो फोर्सिबली इंस्पायरेशन के दौरान, जो कि टाइडल वॉल्यूम के बाद होता है, नॉर्मल इंस्पायरेशन के बाद होता है, उसमें कितना एक्स्ट्रा एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर हम लोग इनहेल कर सकते हैं या इंस्पायर कर सकते हैं, उस वॉल्यूम ऑफ एयर को हम लोग कहेंगे इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और इसका एवरेज वैल्यू होता है 2500 ml टू 3000 ml, यानी कि लगभग 2.5 लीटर से 3 लीटर के आसपास। उसी तरह से ERV भी होता है, ERV यानी कि एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो सेम इसका अपोजिट बोल सकते हैं कि एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर, वो एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑफ एयर, वो एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर जो हम लोग नॉर्मली सांस छोड़ने के बाद और कितना सांस छोड़ सकते हैं और कितना अमाउंट ऑफ एयर एक्स्ट्रा निकाल सकते हैं। तो वही लिखा है एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन एक्सपायर इन फोर्सिबल एक्सपायरेशन, क्योंकि नॉर्मल एक्सपायर कर दिए उसके बाद फोर्स लगाना पड़ेगा, तो वो फोर्सिबल एक्सपायरेशन हो जाएगा। और उस फोर्सिबल एक्सपायरेशन के दौरान जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एयर हम लोग एक्सपायर करेंगे उसे ERV कहेंगे या एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बोलेंगे, और इसका एवरेज वैल्यू होता है 1000 टू 1100 ml, यानी कि 1 लीटर से 1100 ml के आसपास। तो ये हो गया ERV। नॉर्मल भाषा में अगर समझे तो ये मान लिया अगर ग्राफ है टाइडल वॉल्यूम का, तो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एयर जो हम लोग लेंगे वो हो जाएगा इसका IRV, ये हो जाएगा IRV। और नॉर्मल सांस छोड़ने के बाद मान लिया इतना सांस छोड़ लें, तो और कितना सांस छोड़ सकते हैं वो हो जाएगा इसका एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। नाउ नेक्स्ट वॉल्यूम इज रेजिडुअल वॉल्यूम। रेजिडुअल वॉल्यूम क्या है? रेजिडुअल वॉल्यूम मतलब जो बचा हुआ है, वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स इवन आफ्टर ए फोर्सिबल एक्सपायरेशन।
तो देखिए, अगर हम लोग सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं, अगर जितना सांस लिया अंदर गया एयर और सांस निकालने के बाद सारा एयर अगर निकल जाता तो अंदर गैसेस एक्सचेंज के लिए एयर बचता ही नहीं, क्योंकि गैसेस एक्सचेंज तो कंटिन्यूअसली हो रहा है। तो कंटिन्यूअसली होने के लिए उस रेस्पिरेटरी एक्सचेंज सरफेस पे कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ एयर होना चाहिए ताकि CO2 और O2 का एक्सचेंज होता रहे। लेकिन अगर सारा एयर निकल जाएगा, एक्सपायरेशन के दौरान सारा एयर निकल जाएगा, तो फिर अंदर बचेगा क्या? तो ऐसा नहीं होता है कि सारा एयर बाहर निकल जाता है, कुछ एयर वहां पे रिमेनिंग होते हैं। वही रिमेनिंग एयर रेजिडुअल वॉल्यूम कहलाता है। इसीलिए लिखा है वॉल्यूम ऑफ एयर, वो वॉल्यूम ऑफ एयर जो रिमेनिंग इन द लंग्स, जो लंग्स में बचा हुआ होता है इवन आफ्टर फोर्सिबल एक्सपायरेशन। मतलब फोर्सिबल एक्सपायरेशन के बाद, मतलब पूरा हम लोग जितना सांस निकाल सकते हैं, जितना हवा निकाल सकते हैं लंग्स में से, उतना निकालने के बाद भी कुछ अमाउंट ऑफ एयर्स लंग्स में बचा हुआ रहता है, जिसे रेजिडुअल वॉल्यूम कहते हैं। इसका एवरेज वैल्यू होता है 1100 ml टू 1200 ml। तो इससे फायदा क्या होता है? सिग्निफिकेंस ऑफ रेजिडुअल वॉल्यूम क्या है, क्या इसका महत्व है, क्यों होता है? इट हेल्प्स टू एरेट द ब्लड इन बिटवीन ब्रीदिंग एंड ड्यूरिंग एक्सपायरेशन। यानी कि इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन के दौरान ये ब्लड को एरेट करने का, यानी कि गैसेस एक्सचेंज करने में हेल्प करता है। क्योंकि ब्लड के पास अचानक से सारा हवा खत्म हो जाएगा तो गैसेस एक्सचेंज होगा कैसे? तो उस गैसेस एक्सचेंज होने के लिए ब्लड को एरेट करने के लिए रेजिडुअल वॉल्यूम हमेशा मौजूद होता है लंग्स में। और एक और काम है इसका, इट मेंटेन्स द काउंटर ऑफ लंग्स। क्योंकि लंग्स एक बैलून के जैसा है, अगर इसमें से सारा एयर निकल जाएगा तो ये कोलैप्स कर जा सकता है। तो कोलैप्स करने से बचाता है ये रेजिडुअल वॉल्यूम, यानी कि लंग्स का कंटोर, इट मेंटेन द कंटोर ऑफ लंग्स। मतलब लंग्स का जो आकृति है, कंटोर मतलब क्या होता है? शेप। लंग्स के शेप को बनाए रखने में ये मदद करता है। नाउ वी डिस्कस अबाउट लंग्स कैपेसिटी, और ये भी रेस्पिरेटरी वॉल्यूम का ही हिस्सा है, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम से ही निकल के आया है ये टॉपिक। लंग्स कैपेसिटी में हम लोग ये समझेंगे कि आखिर हम लोग कितना अमाउंट ऑफ एयर, मतलब हमारा लंग्स का कितना क्षमता है। कैपेसिटी मतलब क्षमता, कितना कैपेसिटी है लंग्स में एयर भरने का, कितना वॉल्यूम ऑफ एयर हम लोग अपने लंग्स में भर सकते हैं। तो ये मेनली दो या दो से अधिक वॉल्यूम का कॉम्बिनेशन होता है। जैसे कि इंस्पायरेटरी कैपेसिटी की बात करें, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी मतलब कितना हम लोग, कितना वॉल्यूम, हाउ मच वॉल्यूम ऑफ एयर वी कैन इंस्पायर। तो लिखा है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी में मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर दैट इज इंस्पायर्ड आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन। मतलब नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद, नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद कितना वॉल्यूम ऑफ एयर हम लोग लंग्स में अंदर इंस्पायर कर सकते हैं। मतलब वो मैक्सिमम वॉल्यूम होता है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी जो हम लोग नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद लंग्स के अंदर इनहेल कर सकते हैं। तो हम लोग कितना इनहेल कर सकते हैं? तो सबसे पहले अगर हम लोग नॉर्मल एक्सपायरेशन किए हैं तो सबसे पहले नॉर्मल इंस्पायरेशन करेंगे, और नॉर्मल इंस्पायरेशन के बाद IRV लेंगे, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, फोर्सिबल इंस्पायरेशन करेंगे। इससे ज़्यादा तो इंस्पायर नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग
नॉर्मल एक्सपायर की, तो नॉर्मल एक्सपायर करने के बाद नॉर्मल इंस्पायर भी करेंगे, वो टाइडल वॉल्यूम हो जाएगा। और उसके बाद फोर्सिबल इंस्पायरेशन करेंगे जिसमें IRV अंदर जाएगा और टोटल हो जाएगा कितना, TB प्लस IRV 500 to 3000 ml 3500 ml के इक्वल। यानी कि हम लोग का इंस्पायरेटरी कैपेसिटी है नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद 3500 ml ऑफ एयर हम लोग इनहेल कर सकते हैं, इतना कैपेसिटी है। और इसी कैपेसिटी को क्या कहते हैं, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। आगे लिखा है IRV इज नॉट रिमेनिंग एयर इन लंग्स, इट इज द रिजर्व कैपेसिटी टू इनहेल मोर एयर बियॉन्ड ए नॉर्मल ब्रीथ। यहां पर IRV और IC को डिफरेंट वे में समझाया गया है, क्योंकि IRV और IC में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है। IRV इज नॉट रिमेनिंग एयर इन लंग्स, इट्स द रिजर्व कैपेसिटी। मतलब IRV का मतलब ये मत समझ लेना है कि वो रिमेनिंग बचा हुआ एयर है लंग्स का, मतलब लंग्स में अंदर बचा हुआ होता है वॉल्यूम ऑफ एयर्स, बल्कि ये रिजर्व कैपेसिटी है। मतलब इतना कैपेसिटी रिजर्व है लंग्स का इतना रिजर्व कैपेसिटी है कि वो इतना IRV के इक्वल अमाउंट ऑफ एयर वो इनहेल कर सकता है एक्स्ट्रा, इनहेल मोर एयर बियॉन्ड ए नॉर्मल ब्रीथ। मतलब वही नॉर्मल ब्रीथ में, नॉर्मल ब्रीथ के बियॉन्ड भी, नॉर्मल ब्रीथ में तो 500 ml का एक्सहेल और इनहेल होगा, लेकिन इसके बावजूद इसके ऊपर भी हम लोग एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑफ एयर फोर्सिबली इंस्पायर कर सकते हैं। तो ये रिमेनिंग एयर नहीं है, ये लंग्स का रिजर्व कैपेसिटी है, लंग्स का रिजर्व कैपेसिटी है, जो नॉर्मल एक्सहेल इनहेल के बावजूद इतना कैपेसिटी हम लोग, हमारा लंग्स का होता है कि वो IRV के बराबर एयर इनहेल कर सके। उसी तरह से IC की बात करें, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी इज नॉट समथिंग यू टेक रिपीटेडली। ऐसा नहीं है IC कि हम लोग बार बार सांस ले रहे हैं छोड़ रहे हैं उसको IC बोल देंगे। IC रिपीटेडली नहीं होता है। IC को भरने के लिए, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी के इक्वल वॉल्यूम ऑफ एयर इनहेल करने के लिए हमें सबसे पहले नॉर्मली एक्सहेल करना होगा। यानी कि इंस्पायरेटरी कैपेसिटी के इक्वल वॉल्यूम अंदर इनहेल करने के लिए सबसे पहले हमें नॉर्मली एक्सपायर करना होगा। जैसे कि देख सकते हैं, नॉर्मली एक्सपायर किए तो टाइडल वॉल्यूम निकल गया। अब नॉर्मली इंस्पायर करेंगे तो फिर से टाइडल वॉल्यूम अंदर जाएगा और उसके बाद फिर IRV इंस्पायर करेंगे फोर्सिबली, तब जाकर IC के इक्वल होगा। तो ऐसा नहीं कि एक बार सांस लिए तो IC चला गया, IC के इक्वल चला गया, जितना भी कैपेसिटी था उतना एयर अंदर चला गया, और एक बार सांस छोड़ें यानी कि एक्सहेल किए तो IC के इक्वल अमाउंट ऑफ एयर, वॉल्यूम ऑफ एयर एक्सहेल हो गया। ऐसा नहीं है, ये रिपीटेडली नहीं होता है। ये तभी हम लोग इंस्पायर कर सकते हैं, इतना कैपेसिटी का वॉल्यूम हम लोग तभी इंस्पायर कर सकते हैं जब हम लोग नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद साइकिल स्टार्ट करें। नॉर्मल एक्सपायरेशन मतलब इस तरह से साइकिल चल सकता है कि एक बार हम लोग सांस छोड़ें, सांस छोड़ने से स्टार्ट होगा, नॉर्मल सांस, नॉर्मल एक्सहेलिंग से स्टार्ट होगा, नॉर्मल इनहेलिंग होगा और उसके बाद IRV इंस्पायर होगा और ये साइकिल चलता रहेगा। तो IC इज नॉट समथिंग टू टेक रिपीटेडली। तो ये IC के इक्वल अमाउंट ऑफ एयर भरने के लिए हम लोग को रीसेट करना होता है लंग्स का, यानी कि हमें एक नॉर्मल एक्सपायरेशन की ज़रूरत होती है
ताकि हम लोग आईसी के अमाउंट का एयर हम लोग अंदर इनहेल कर सके। चलिए हम लोग इसे आईसी को एक सिंपल वे में समझते हैं, एक बैलून के एग्जाम्पल के समझते हैं, क्योंकि बैलून के जैसा ही हमारा लंग्स काम करता है। तो एक बैलून लेते हैं जिसमें अभी कोई एयर नहीं भरा हुआ, पिचका हुआ बैलून है। हालांकि हमारा लंग्स शुरुआत में पिचका हुआ नहीं होता है, क्योंकि उसमें रेजिडुअल वॉल्यूम प्रेजेंट होता है, इसलिए वो अपना साइज शेप को मेंटेन रखे रहता है। तो इस पिचके हुए बैलून में हम लोग सबसे पहले टाइडल वॉल्यूम इंस्पायर किए, तो ये अपना इतना वॉल्यूम फैला लिया, इतना बड़ा हो गया। अभी इसमें टाइडल वॉल्यूम गया। अब और भी एक्स्ट्रा फोर्स लगा कर हम लोग आईआरवी इनहेल करें, इंस्पायर करें, तो इसका वॉल्यूम इतना हो गया, बैलून का वॉल्यूम इतना बड़ा हो गया, इतना फैल गया। तो इसमें अब कितना अमाउंट ऑफ एयर है, तो टीवी है प्लस आईआरवी है, जो कि आईसी के इक्वल है। यानी कि इस बैलून का कैपेसिटी इतना बड़ा होने का था, इस बैलून का कैपेसिटी इतना बड़ा होने का था, जो कि सिर्फ टाइडल वॉल्यूम से नहीं हो सकता। इसलिए बोलते हैं कि आईसी रिपीटेडली इंस्पायर एक्सपायर करने वाला कैपेसिटी नहीं है, इसमें आईआरवी डालना पड़ेगा। टीवी के बाद आईआरवी भी इंस्पायर करना पड़ेगा, तब जाके इंस्पायरेटरी कैपेसिटी के इक्वल होगा। तो हमारा लंग्स भी शुरुआत में रेजिडुअल वॉल्यूम रखे रहता है, और टाइडल वॉल्यूम लेने के बाद आईआरवी भी लेना होता है, तब जाकर उसमें आईसी कंप्लीट होता है। तो अब हम लोग समझते हैं एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी क्या है, कि कितना वॉल्यूम ऑफ एयर एक्सपायर कर सकते हैं आफ्टर नॉर्मल इंस्पायरेशन। मतलब एक नॉर्मल इंस्पायरेशन के बाद, नॉर्मल इंस्पायरेशन मतलब टाइडल वॉल्यूम हम लोग इंस्पायर किए, और उसके बाद हम लोग कितना एक्सपायर कर सकते हैं, कितना एक्सेल कर सकते हैं एयर को, तो वो है एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। तो अगर हम लोग एक्सपायरेटरी कैपेसिटी का कैलकुलेट करें, तो सबसे पहले टाइडल वॉल्यूम अगर हम लोग लिए हैं, तो टाइडल वॉल्यूम लेने के बाद एक्सपायर भी टाइडल वॉल्यूम कर सकते हैं, और उसके बाद एक्स्ट्रा कितना एक्सपायर करेंगे, एक्स्ट्रा एक्सपायर करेंगे तो वो हो जाएगा ईआरवी। यानी कि नॉर्मल इंस्पायरेशन के बाद, नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम लेने के बाद हम लोग टाइडल वॉल्यूम छोड़ सकते हैं, और एक्स्ट्रा फोर्सिबल एक्सपायरेशन करेंगे तो उसमें ईआरवी भी निकलेगा, और टोटल हो जाएगा ईसी के इक्वल। यही होगा हमारा एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, जो कि 1600 ml के इक्वल होता है। तो एक्सपायरेटरी कैपेसिटी एक्सेलेशन का कैपेसिटी है हमारे लंग्स का, कि कितना वो एक्सेल कर सकता है मैक्सिमम, तो वो होता है टीवी प्लस ईआरवी के इक्वल। उसके बाद है वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी है मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर, कितना maximum volume of air that can be expelled out forcefully after a deep inspiration। हम लोग डीप इंस्पायरेशन किए, डीप इंस्पायरेशन का मतलब क्या हुआ, सबसे पहले टाइडल वॉल्यूम लिया गया, फिर उसके बाद आईआरवी लिया गया, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम लिया गया, और उसके बाद बोलता है कि कितना हम लोग छोड़ सकते हैं। टीवी लिए, आईआरवी लिए, और टीवी आईआरवी लेने के बाद हम लोग कितना फोर्सफुली एक्सपेल कर सकते हैं एयर, उसी को बोलेंगे वाइटल कैपेसिटी।
तो वाइटल कैपेसिटी कितना होगा? हम लोग टाइडल वॉल्यूम लिए, अगर फोर्सफुली इंस्पायर किए हैं, फोर्सफुली डीप इंस्पायरेशन किए हैं, तो उसमें क्या गया होगा? टाइडल वॉल्यूम गया होगा पहले, फिर आईआर भी गया होगा, और अगर एक्सपेल करेंगे फोर्सफुली इंस्पायरेशन के बाद, फोर्सफुली एक्सपायर्ड करेंगे, मतलब कितना एक्सपायरेशन कर सकते हैं। एक तो होता है एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, जिसमें हम लोग कितना एक्सेलेशन करने का कैपेसिटी होता है, वो होता है। और वाइटल कैपेसिटी क्या है कि वाइटल कैपेसिटी में भी एक्सपेल करने का वॉल्यूम है, लेकिन मैक्सिमम बोल रहा है कि मैक्सिमम कितना वॉल्यूम हम लोग एक्सपायरेशन करने का कैपेसिटी होता है लंग्स का। ये तो वो है जितना हम लोग करते हैं, लेकिन कर सकते हैं कितना? तो जितना अंदर है उतना कर सकते हैं, तो कितना एक्सपायर कर सकते? तो वो होगा IRV प्लस TV प्लस ERV, यानी कि IRV और TV जो अंदर इनहेल किए हैं वो तो निकालेंगे ही, साथ ही साथ ERV भी तो निकाल सकते हैं ना। एक्स्ट्रा अगर एक्सपायर करेंगे, फोर्सफुली एक्सपायर करेंगे, तो उसमें एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी तो बाहर निकल जाएगा। तो ये टोटल वॉल्यूम होगा 3000 प्लस 500 प्लस 1100 ml, जो कि इक्वल होगा 4600 ml के इक्वल, 4600 ml। और ये वाइटल कैपेसिटी का यूज डॉक्टर्स करते हैं, ताकि लंग्स में अगर कोई डिफेक्ट आ जाए तो उसके वाइटल कैपेसिटी में फर्क पड़ जाता है। तो वाइटल कैपेसिटी का पता लगाकर हम लोग लंग्स में कितना प्रॉब्लम है ये हम लोग पता लगा सकते हैं। तो इसका फिजियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस है, जो कि क्लिनिकल डायग्नोसिस में यूज होता है वाइटल कैपेसिटी का। तो वाइटल कैपेसिटी है कि कितना कैपेसिटी ऑफ एयर, कितना वॉल्यूम ऑफ एयर एक्सहेल करने का कैपेसिटी है लंग्स का, और इससे ज्यादा एक्सहेल नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें जो भी गया है अंदर वो आ सकता है। अब हम लोग समझते हैं फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, यानी कि FRC। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी वो वॉल्यूम ऑफ एयर है जो कि लंग्स में हमेशा मौजूद होता है, और वो इक्वल होता है ERV प्लस RV। इसे ऐसे हम लोग समझ सकते हैं कि जैसे हम लोग नॉर्मली इंस्पायर किए तो टाइडल वॉल्यूम गया, और नॉर्मली एक्सपायर किए तो टाइडल वॉल्यूम निकला। लेकिन टाइडल वॉल्यूम निकालने के बाद भी, नॉर्मली एक्सपायरेशन के बाद भी, हम लोग फोर्सिबल एक्सपायरेशन, फोर्सफुली एक्सपायरेशन कर सकते हैं, जिसमें ERV भी निकलता है। लेकिन हमेशा ERV तो नहीं निकालते हम लोग, जब फोर्सिबली एक्सपायर करेंगे तब ERV निकलेगा। लेकिन अगर फोर्सिबली एक्सपायरेशन नहीं करते हैं तो वो ERV तो अंदर ही होता है ना। तो FRC जो है इक्वल होता है, रेजिडुअल वॉल्यूम तो निकलता ही नहीं है, वो तो अंदर ही रहेगा, और साथ में ERV भी रहेगा, क्योंकि ERV हम लोग निकाल सकते हैं। ERV जब फोर्सिबल एक्सपायरेशन के दौरान हम लोग निकाल सकते हैं, तो अगर अंदर नहीं होता तो निकलता कैसे? तो टोटल कैपेसिटी अंदर जो मौजूद होता है, जो एक्सचेंज के लिए, गैसेस एक्सचेंज के लिए मौजूद रहता है, गैसेस वॉल्यूम, वो FRC ही होता है, जो कि इक्वल होता है ERV प्लस RV, यानी टोटल कैलकुलेट किया जाए कि 2300 ml वॉल्यूम ऑफ एयर मौजूद होता है, ताकि गैसेस एक्सचेंज हमेशा होता रहे। तो ये है हमारा FRC, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। अब हम लोग देखते हैं टोटल लंग कैपेसिटी, TLC, कि हम लोग टोटल कितना वॉल्यूम ऑफ एयर हमारे लंग्स में भर सकते हैं। टोटल एक बार में अगर देखा जाए कि कितना वॉल्यूम ऑफ एयर हमारा लंग्स रख सकता है, कितना उसका कैपेसिटी है, जिसके बाद वो, मतलब उसके बाद
वो लंग्स एक भी एयर इनहेल या एक्सहेल नहीं कर पाएगा। तो वो होता है द वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स आफ्टर डीप इंस्पायरेशन। तो डीप इंस्पायरेशन के बाद, डीप इंस्पायरेशन में क्या क्या गया होगा? डीप इंस्पायरेशन में टाइडल वॉल्यूम गया होगा, टाइडल वॉल्यूम इंक्लूड कर दिए। फिर आईआरवी गया हुआ डीप इंस्पायरेशन में, आईआरवी इंक्लूड कर दिए। और अंदर क्या होगा? अंदर होगा आरवी और ईआरवी। तो ये दोनों तो पहले से मौजूद होगा ना। तो फोर्सिबल इंस्पायरेशन यानी कि डीप इंस्पायरेशन के बाद अंदर लंग्स में कितना वॉल्यूम ऑफ एयर मौजूद होता है, कितना कैपेसिटी ऑफ एयर लंग्स कंटेन किया हुआ रहता है, वो होता है हमारा टोटल लंग कैपेसिटी। इससे ज्यादा यानी कि टोटल वॉल्यूम को, सारे वॉल्यूम्स को ऐड कर दिया जाए कि कितना हम लोग नॉर्मली लिए, कितना हम लोग फोर्सफुली लिए और कितना अंदर पहले से बचा हुआ होता है, मौजूद होता है, वो सारे वॉल्यूम ऑफ एयर्स को हम लोग ऐड कर देंगे तो वो निकलेगा हमारे लंग्स का टोटल कैपेसिटी। कितना कैपेसिटी ऑफ एयर लंग्स अपने अंदर भर सकता है, कंटेन कर सकता है, और ये टोटल इक्वल होगा 6 लीटर के अप्रॉक्स। 6 लीटर के अप्रॉक्स एयर अंदर एक बार में भरा जा सकता है। एक लास्ट वॉल्यूम है जिसे डेड स्पेस वॉल्यूम बोलते हैं। डेड स्पेस वॉल्यूम, डेड स्पेस वॉल्यूम, इसे डेड क्यों कहा गया? डेड इसलिए बोला गया क्योंकि ये गैसेस एक्सचेंज में इन्वॉल्व नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि ये वो वॉल्यूम ऑफ एयर है जो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में फंसा हुआ होता है। यानी कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ट्रैकिया, प्राइमरी ब्रोंकस, सेकेंडरी ब्रोंकस, ये सब में जो एयर मौजूद होगा वो गैसेस एक्सचेंज में इन्वॉल्व नहीं होगा। तो लेकिन वहां पर एयर मौजूद होता है, तो वो एयर जो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में फंसा हुआ होता है उसे बोलते हैं डेड स्पेस वॉल्यूम, और ये 150 ml के इक्वल होता है। 150 ml हमारा डेड स्पेस वॉल्यूम फंसा हुआ होता है हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में। नाउ वी डिस्कस अबाउट मेजरमेंट ऑफ लंग्स वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज। तो हम लोग अभी तक जितना भी तरह का वॉल्यूम समझे हैं वो सारे वॉल्यूम किसी ना किसी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा मेजर किया गया है, जैसे कि टाइडल वॉल्यूम, आईआरवी, ईआरवी, टीवी या आईसी, ईसी, टीएलसी, जो भी वॉल्यूम या कैपेसिटीज हो वो मेजर करके ही बताया गया है कि वो इतना अमाउंट ऑफ एयर को एक्सपायरेटरी वॉल्यूम बोलेंगे या इंस्पायरेटरी वॉल्यूम बोलेंगे या रेजिडुअल वॉल्यूम बोलेंगे। तो वो सब मेजरमेंट से पता लगाया गया है, और उस मेजरमेंट करने वाला जो डिवाइस है उसे बोलते हैं स्पायरोमीटर। तो स्पायरोमेट्री वो प्रोसेस है जिसमें, वो मेथड है जिसमें लंग्स के वॉल्यूम और कैपेसिटी को मेजर किया जाता है। और ये मेजर कैसे करते हैं? एक इंस्ट्रूमेंट के द्वारा, जिसे स्पायरोमीटर या फिर स्पायरोमीटर भी कहते हैं। स्पायरोमीटर सबसे पहले बनाया गया था और उसके बाद स्पायरोमीटर बनाया गया। ये इससे थोड़ा एडवांस है, हालांकि अब इससे भी ज्यादा एडवांस इंस्ट्रूमेंट आ गए हैं जो सभी तरह के लंग्स के वॉल्यूम और कैपेसिटीज को मेजर कर सकते हैं। इसका लिमिटेशन है, स्पायरोमीटर का लिमिटेशन है कि ये रेजिडुअल वॉल्यूम को नहीं मेजर कर सकता है। रेजिडुअल वॉल्यूम और साथ ही साथ उन सारे कैपेसिटीज जिसमें रेजिडुअल वॉल्यूम इंक्लूडेड है, जैसे कि एफआरसी एंड टीएलसी। हम लोग अभी समझे थे कि फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम में आरवी भी आता है, आरवी प्लस ईआरवी, और टोटल लंग्स कैपेसिटी में तो सारे आ जाते हैं, तो ये भी आ जाएगा। तो रेजिडुअल वॉल्यूम जिसमें भी इंक्लूडेड होगा वो कैपेसिटी
स्पायरोमीटर के थ्रू नहीं मेजर कर सकते हैं, क्योंकि स्पायरोमीटर रेजिडुअल वॉल्यूम को नहीं मेजर कर सकता है। तो जो स्पायरोमीटर होता है वो एक ग्राफ बनाकर रिप्रेजेंट करता है, जिसे स्पायरोग्राम बोलते हैं। स्पायरोग्राम को देखकर ही हम लोग समझ पाते हैं कि क्या है लंग्स का वॉल्यूम और क्या है लंग्स का कैपेसिटी। तो इस ग्राफ के माध्यम से, यही है स्पायरोग्राम, इसी तरह का स्पायरोग्राम होता है जिसमें पता चलता है कि लंग्स का कितना वॉल्यूम और कैपेसिटी मेजर्ड हुआ है। तो इस ग्राफ में देख सकते हैं कि एक तरफ लंग्स का वॉल्यूम है और एक तरफ टाइम होता है। तो इसमें ये लगभग बीच में जो हिस्सा है ये टाइडल वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये लगभग 500 ml का होता है टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम से ऊपर गया, ये ऊपर गया, तो ये जो ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है वो IRV को रिप्रेजेंट कर सकता है। यानी कि टाइडल वॉल्यूम के ऊपर, टाइडल वॉल्यूम के एक्स्ट्रा जो एयर फोर्सफुली इंस्पायर किए वही IRV है। उसके बाद ERV, टाइडल वॉल्यूम के बाद जो एक्स्ट्रा फोर्सफुली एक्सपायर किए हैं एयर, उसे ERV को रिप्रेजेंट किया गया है। फिर इधर कैपेसिटी, IC कैपेसिटी में दोनों को इंक्लूड करते हैं। इसमें टाइडल वॉल्यूम भी इंक्लूडेड है और IRV भी इंक्लूडेड है। और VC में तीनों को इंक्लूड किया जाता है। वाइटल कैपेसिटी, ये है IRV, ये है TB और ये है ERV। उसके बाद FRC को इंक्लूड किया जाए तो ये नीचे रिमेनिंग एयर है, रेजिडुअल वॉल्यूम, जो कि 1100 ml के लगभग होता है। तो ये रेजिडुअल वॉल्यूम प्लस ERV फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी के इक्वल होता है। तो ये FRC को यहाँ से यहाँ तक मेजर किया गया है। तो इस तरीके से स्पायरोग्राम के मदद से हम लोग लंग्स का वॉल्यूम और कैपेसिटी को मेजर करके उसे रीड कर सकते हैं। आई होप मैंने जितने भी तरह के वॉल्यूम कैपेसिटी को डिस्कस किया हूँ वो आप ध्यानपूर्वक सुने होंगे और समझे भी होंगे। अगर आपको कोई डाउट क्रिएट होता है इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।